नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक। छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें विस्तार से आपको दिखाएंगे, लेकिन इसके पहले छत्तीसगढ़ की 4 बड़ी खबरें जान लें। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज नक्सल प्रभावित राज्यों के अधिकारियों के साथ चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में छत्तीसगढ़ के स्पेशल डीजी आर.के. विज, स्पेशल डीजी नक्सल अशोक जुनेजा, गृह विभाग के सचिव उमेश अग्रवाल शामिल हुए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक की। रायपुर में अनलॉक को लेकर एक नया आदेश आ चुका है। अब रात 8 बजे तक दुकानें खुल सकती हैं। संडे भी अब अनलॉक हो गया है। और इसके साथ साथ 13 क्विंटल गांजा जब्त हुआ। एक बड़ी कार्रवाई सामने आई, पुलिस को एक कामयाबी मिली। चलिए, एक उपलब्धि की खबर से हम शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। इंडियन स्मार्ट सिटी अवार्ड 2020 के नतीजे आ चुके हैं। राजधानी रायपुर 2 श्रेणियों में टॉप 10 में शामिल है। पॉलिसी श्रेणी में रायपुर 6ठे स्थान पर है। ऑल कंपोनेंट श्रेणी में रायपुर को 10वां स्थान मिला है। आवास और शहरी विकास मंत्रालय की रैंकिंग जारी हो गई। देश में 100 शहरों की रैंकिंग जारी की गई। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में रायपुर को 5 स्टार रैंकिंग। 375 करोड़ खर्च के बावजूद मध्य प्रदेश के शहरों से पीछे दिखाई पड़ रहा है। तो ये एक बड़ी अहम खबर है। हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। संदीप, बताएं पूरी खबर। देखिए पुनीत जी, जो रैंकिंग जारी हुई है उससे अगर आप देखेंगे तो रायपुर को 2 अवार्ड मिले हैं। इसमें टॉप 10 में शामिल है 2 श्रेणियों में रायपुर, और एक जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होता है उसमें रायपुर को 5 स्टार रेटिंग मिली है। तो कहीं ना कहीं ये संतोषजनक खबर इसे आप मान सकते हैं। तो ये बहुत ही ज्यादा संतोषप्रद इसे इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि स्मार्ट सिटी जो योजना लागू हुई थी करीब 6 साल पहले हुई थी, और तब से अभी तक रायपुर में आपके बता दें कि अकेले रायपुर में 375 करोड़ रुपए से 400 करोड़ रुपए तक के रायपुर में जो वो पैसे खर्चे किए जा चुके हैं। इसके बावजूद जो है एमपी के जो शहर है उससे बहुत ज्यादा रायपुर पिछड़ा हुआ। आपको बता दें कि जो 20 अवार्ड थे उस 20 अवार्ड में अकेले मध्य प्रदेश के जो 5 शहर है उनको 11 अवार्ड मिले हैं। अकेले 20 में से 11 अवार्ड मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों को मिले हैं। तो उस कंपेरिजन में अगर आप देखेंगे तो रायपुर की बहुत ज्यादा स्थिति अच्छी नहीं है। हालांकि जो ऑल कंपोनेंट श्रेणी है उसमें 10वां, और जो पॉलिसी मेकिंग श्रेणी है उसमें 6वां स्थान मिला है। लेकिन आप देखेंगे कि पॉलिसी जब ग्राउंड पे आप रायपुर की बात करेंगे तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था स्मार्ट रोड, वो आज तक जो है वो डेवलप नहीं हो पाया है। 15 किलोमीटर का एरिया था, एडीबी एरिया, जहां पर विकास करना था, स्मार्ट रोड बनाना था, 24 घंटे पानी सप्लाई करना था। एक भी स्मार्ट सिटी की योजना जो है वो धरातल पर नहीं आ पाई है। मल्टी लेवल पार्किंग और जवाहर बाजार योजना जो नगर निगम के प्रोजेक्ट थे उसे स्मार्ट सिटी में शामिल करके बनाया गया। लेकिन अगर आप अकेले स्मार्ट सिटी की योजना की बात करेंगे तो एक भी योजना धरातल पर नहीं दिखी, और जिससे लोगों को सीधा सुविधा मिले, जन सुविधा मिले, ऐसा एक भी काम स्मार्ट सिटी ने उल्लेखनीय नहीं किया है। 100 शहरों में रैंकिंग जारी हुई है। रायपुर राजधानी छत्तीसगढ़ की बहुत सारे विकास के कार्य होते हैं। तो ओवरऑल जो है एक बहुत अति उत्साही अगर हो इसका अधिकारी तो कोई हम तो नहीं कहेंगे संतोषजनक स्थान है। पूरे इस देश की बात करें 100 शहरों में ठीक है 10वां 6वां रैंक है, लेकिन 400 करोड़ रुपए खर्चा करने के बाद आप देखेंगे रायपुर में जल भराव होता है, 24 घंटे पानी नहीं आता है। चलिए, आप जो कह रहे हैं कि ये जो रैंकिंग जारी की गई है, इस रैंकिंग में भले ही आप टॉप 10 में 2 श्रेणियों में दिखते हो, लेकिन मध्य प्रदेश से कंपेयर करें नेबरिंग स्टेट से तो वहां अकेले 20 में से 11 अवार्ड जाना, इस तरह का प्रदर्शन की उम्मीद कम से कम प्रदेश करता है, और ये इस मामले में इस श्रेणी में दिखाई नहीं पड़ता प्रदेश। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने समीक्षा शुरू कर दी है। आज राजस्व विभाग की समीक्षा की। इस बैठक में राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल और विभाग के सभी अफसर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विभाग के अफसरों को यह निर्देश दिया कि योजनाओं के कामकाज में तेजी लाएं। मुख्यमंत्री ने कहा, आदिवासी क्षेत्रों में पट्टा वितरण के लिए रणनीति बनाकर काम करें। जमीनों के नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन के कार्य में तेजी लाएं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शनिवार को गोधन न्याय योजना, सुराजी गांव योजना, वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना, लघु वनोपज, फलदार और औषधि पौधारोपण प्रसंस्करण, विपणन और सड़क किनारे वृक्षारोपण जैसे कार्यों की समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री आने वाली 9 जुलाई तक सभी विभागों की समीक्षा बैठक करेंगे। आज की बैठक में शामिल राजस्व मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री की बैठक एक सतत प्रक्रिया है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि सरकार 2.5 साल में ऐसी कोई उपलब्धि नहीं बता पाई
जिसकी समीक्षा करें। समीक्षा होती है, उसमें जो चीज़ें छूट गई रहती हैं या जो चीज़ें आपकी करना है, क्या क्या काम हुआ है, उन सब चीज़ों की विभाग वाइज समीक्षाएं होती हैं हर साल। जो भी काम छूटे होंगे उनको पूरा करेंगे। 2.5 साल हो गए ओवरब्रिज काम चल रहा है, अधूरा है। बिलासपुर में जल आपूर्ति का अमृत मिशन कार्य अधूरा है। किसानों को सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए 22,000 कार्य अभी भी पूर्ण नहीं है। क्या ये 5 साल तक सिर्फ और सिर्फ पुराने काम को, अधूरे काम को पूरा करने में वक्त निकाल देंगे? राज्य के सभी जिला मुख्यालयों के निकट प्रदर्शन वन विकसित किए जाएं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव को सभी जिला मुख्यालयों के आसपास कम से कम 10 एकड़ की शासकीय भूमि चिन्हित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन प्रदर्शन वनों के माध्यम से योजना के प्रावधान और फायदों के बारे में लोगों को बताया जाएगा। चिन्हांकित भूमि पर इमारती और अन्य प्रजातियों के वृक्षों को रोपा जाएगा। औषधि वृक्षों का रोपण होगा। उन्होंने इसमें वन और कृषि विभाग के अफसरों के साथ कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों की सहायता लेने और सभी प्रजातियों के वृक्षारोपण से होने वाले आर्थिक लाभ का विवरण प्रदर्शित करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें आगामी वर्षों में निजी क्षेत्र को वाणिज्यिक वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित करें। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 26 जुलाई से 30 जुलाई तक होगा। इस दौरान 5 बैठकें होंगी। शुक्रवार को विधानसभा के प्रमुख सचिव चंद्रशेखर गंगराड़े ने इसकी अधिसूचना जारी की। मानसून सत्र में कोरोना गाइडलाइन का पालन होगा। इस दौरान दर्शक दीर्घा में आम लोगों का प्रवेश नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी ने सत्र के लिए तैयारी शुरू कर दी। गुरुवार को बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री दुष्यंत गौतम की उपस्थिति में भाजपा विधायक दल की मीटिंग में मानसून सत्र को लेकर रणनीति बनाई गई। भारतीय जनता पार्टी इस बार मानसून सत्र में शराबबंदी, प्रदेश में बढ़ते अपराध, बेरोजगारी भत्ता न मिलने, धान का उठाव नहीं किए जाने, चावल घोटाला, रेत माफिया की सक्रियता जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई है और अधिसूचना अनुसार आगामी सत्र 26 जुलाई से 30 जुलाई तक होगा। इस अवधि में 5 बैठकें होगी। कोरोना संक्रमण को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार की स्थितियां चल रही है और जिस प्रकार से करप्शन का मामला, केंद्रीय योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं होना, साथ ही केंद्रीय योजनाओं को अपने नाम से लॉन्चिंग करना और आज प्रधानमंत्री आवास जैसे चीजों को राज्य सरकार के द्वारा खा जाना, वापस किया जाना, इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोग जाएंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेवाईएम प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के 6 महीने बाद भी प्रदेश कार्यकारिणी और 7 जिलों में कार्यकारिणी का गठन नहीं हो पाया। 105 मंडलों में अध्यक्षों की नियुक्ति अटकी पड़ी है। इन बची हुई नियुक्तियों को लेकर प्रदेश प्रभारी बीजेवाईएम के प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी को फटकार लगाते हुए जल्द से जल्द प्रदेश कार्य समिति की बैठक करने का निर्देश दे चुके हैं। बीजेवाईएम के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने बताया कि पहली कार्य समिति की बैठक जुलाई के पहले सप्ताह में होगी। उसके पहले बची हुई सारी नियुक्तियां कर दी जाएंगी। आपको बता दें कि वर्तमान में प्रदेश में 2 उपाध्यक्ष और 1 मंत्री की नियुक्ति बची है। बीजेवाईएम की पहली कार्य समिति की बैठक में बेरोजगारी भत्ता, शराबबंदी, शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर राजनीतिक प्रस्ताव लाने की तैयारी है। जुलाई के प्रथम सप्ताह में हम भारतीय जनता युवा मोर्चा छत्तीसगढ़ जो है प्रदेश कार्य समिति की बैठक करने जा रहे हैं और कहीं ना कहीं उसमें एक एजेंडा लेके तय करेंगे कि आगामी 3 महीने तक भारतीय जनता युवा मोर्चा रचनात्मक काम क्या करेगा, आंदोलनात्मक काम क्या करेगा और प्रदेश की जो नियुक्तियां बची वो भी यथासंभव पूर्ण कर ली जाएगी। आपातकाल की बरसी के मौके पर छत्तीसगढ़ में भाजपा ने जहां प्रदेश सरकार पर आरोपों के तीर चलाए, सरकार पर तानाशाह रवैया अपनाकर विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया, तो वहीं कांग्रेस ने कहा कि यहां तो विपक्ष है ही नहीं, वो भूपेश सरकार के अच्छे कामों में गुम होकर रह गई। 47 साल पहले 24 जून 1975 को आधी रात देश में आपातकाल लगा था। ये लोकतंत्र का ऐसा काला अध्याय है जिसे बाद में कांग्रेस के बड़े नेताओं और खुद इंदिरा गांधी के पोते राहुल गांधी भी गलती मान चुके हैं। आपातकाल की बरसी को भाजपा ने देश भर में काला दिवस के रूप में मनाया। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छोटे से लेकर बड़े भाजपा नेताओं ने कांग्रेस को जमकर कोसा।
साथ ही प्रदेश सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने और विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप लगाया। श्रीमती इंदिरा गांधी को उस समय त्याग पत्र देना चाहिए था, लेकिन त्याग पत्र देने के बजाय अपने कुर्सी को बचाने के लिए उन्होंने लोकतंत्र का गला घोटा और रात को 12 बजे इमरजेंसी उनके द्वारा लगाई गई। निश्चित रूप से ये काला दिवस है। 1947 में हमें स्वतंत्रता मिली, लेकिन 1975 में हमारी स्वतंत्रता का हनन हुआ। एक ऐसा दौर था जो कि इस देश के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाएगा। भाजपा के आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि भाजपा अतीत के दिनों को याद कर वर्तमान में जहर घोलने का काम कर रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार तानाशाह रवैया नहीं अपनाती। यहाँ तो विपक्ष है ही नहीं, वो तो भूपेश सरकार की अच्छे कार्यकलापों में गुम होकर रह गई है। आज देश की जो हालात हैं, देश की जो स्थिति आज निर्मित है, उससे लोगों का ध्यान मिसगाइड करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी आज से कुछ साल पहले जो हुआ था उस पर चर्चा कर रही है। आवाज तो दिख ही नहीं रहा है, तो उसको दबाने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार का कहीं कोई कार्रवाई नहीं है जिसमें ये कहा जाए कि तानाशाह पूर्ण रवैया सरकार अपना रही है। आपातकाल देश के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं था, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की सियासत छोड़कर दलों को समाज के लिए सकारात्मक होना चाहिए। यही आपातकाल को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आज नक्सल प्रभावित राज्यों के अधिकारियों के साथ चर्चा की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस बैठक में 18 नक्सल प्रभावित जिलों के कलेक्टर्स ने विस्तार से जानकारी दी। विशेष केंद्रीय सहायता योजना के संबंध में अपर सचिव ने ये बैठक ली। इस बैठक में छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना के अधिकारी जुटे। इन राज्यों के गृह विभाग के अधिकारी भी इस बैठक का हिस्सा बने। छत्तीसगढ़ की ओर से स्पेशल डीजी आर.के. विज, स्पेशल डीजी नक्सल अशोक जुनेजा, गृह विभाग के सचिव उमेश अग्रवाल शामिल हुए। बैठक में आकांक्षी जिलों के विकास कार्यों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता योजना जारी करने का अनुरोध किया। नक्सल संगठन में कोरोना का संक्रमण काल बनकर आया है। नक्सलियों के कई बड़े नेता कोरोना की वजह से काल के काल में समा गए। कई बड़े नक्सली लीडर अब कोरोना से पीड़ित बताए जाते हैं। नक्सलियों ने इसकी पुष्टि प्रेस नोट जारी कर दी। हालांकि नक्सली लीडर्स की मौत की वजह दूसरी बीमारियों को बताया। नक्सलियों ने प्रेस नोट में तेलंगाना स्टेट सचिव हरिभूषण और इंद्रावती दल की कमांडर भारत अक्का की मौत कोरोना से होना स्वीकारा है। इसके पहले बड़े नक्सल लीडर गंगा और सुभा राय की कोरोना से मौत हो चुकी है। इसके अलावा नक्सलियों के बटालियन नंबर 1 के कमांडर हेडमा के कोरोना से पीड़ित बताए गए। दंडकारण्य स्पेशल जोन कमेटी के नक्सली सोनू, विनोद, जयमन और नंदू भी पॉजिटिव बताए गए। बस्तर आईजी ने नक्सलियों से सरेंडर करने की अपील की ताकि उनका इलाज हो पाए। जयमन, नंदू और अन्य कई महोदय अभी भी कोरोना बीमारी से संक्रमित है। हम क्षेत्र की जनता से निवेदन करते हैं महोदय किसी प्रकार का रैली, जुलूस, मीटिंग इत्यादि कार्यक्रम में शामिल न हो। महोदय से भी अपील करना चाहते हैं, यदि कोरोना बीमारी से यदि उनका राहत चाहिए तो तत्काल हिंसा छोड़कर शासन प्रशासन के समक्ष आत्मसमर्पण करना चाहिए। रायपुर में संक्रमण कम होने पर लॉकडाउन में राहत लगातार बढ़ रही है। रायपुर में अब सभी दुकानें, व्यापारिक संस्थान, जिम, ठेला गुमटी शाम 8 बजे तक संचालन करने की छूट मिल गई है। इसके अलावा रविवार को दुकानों को दोपहर 2 बजे के बजाय शाम को 8 बजे तक खोले जाने की अनुमति दे दी गई। साथ ही धार्मिक स्थलों को कोरोना गाइडलाइन के साथ खोला जाएगा। हालांकि प्रसाद वितरण पर अभी भी प्रतिबंध होगा। कलेक्टर ने इसका आदेश जारी कर दिया। नए आदेश के मुताबिक रेस्टोरेंट, होटल, होम डिलीवरी, टेक अवे, वेयर हाउस, गोदाम में लोडिंग अनलोडिंग पूर्व निर्धारित समय तक जारी रहेगी। अब शाम 6 बजे के बजाय शाम को 8 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 6 बजे तक का लॉकडाउन होगा। नया आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। ऑनलाइन एग्जाम के बाद भी सरगुजा के संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय ने छात्रों से परीक्षा फीस के नाम पर 9 करोड़ वसूले हैं। जब छात्रों ने इसका विरोध किया तो फीस की कुछ राशि वापस करने की बात कही, लेकिन राशि वापसी में कई दिक्कतें जो विश्वविद्यालय प्रबंधन के लिए सिरदर्द बनी है। सरगुजा संभाग का ये संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय है। कोरोना संक्रमण की वजह से इस साल ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की गई।
लेकिन विश्वविद्यालय ने परीक्षा फीस के नाम पर 84,000 से ज्यादा छात्रों से करीब 9 करोड़ रुपए वसूले। ऐसे में छात्र संगठन अब फीस वापसी की मांग कर रहे हैं। कोरोना काल में चूंकि ऑनलाइन परीक्षा हो रही है और उसमें विश्वविद्यालय द्वारा पूरी परीक्षा फीस ली जा रही है, चूंकि ऑनलाइन परीक्षाओं में ना तो पर्यवेक्षक लग रहा है, ना ही उनको कोई सामग्री लग रही है, उसके बावजूद भी पूरी फीस छात्रों से ली जा रही थी। छात्र संगठनों के विरोध के बाद विश्वविद्यालय ने कुछ फीस वापस करने की बात कह रही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि छात्रों को पैसे कैसे वापस किए जाएं, क्योंकि ज्यादातर छात्रों ने कैफे के जरिए फीस जमा की है। अगर ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं तो पैसे कैफे संचालकों को जाएंगे। माननीय कार्य परिषद ने 6 सदस्यों की एक समिति गठित की है, जिसमें वो समिति ये निर्णय लेगी कि बच्चों को हम कितने शुल्क वापस करें और उनको किस विधि से वापस करें जिससे कि वो शुल्क बच्चों को ही प्राप्त हो। बहरहाल कोरोना काल में छात्रों की माली हालत पहले से ठीक नहीं है। ऐसे में छात्रों के ऑनलाइन एग्जाम के बाद भी पूरी फीस की वसूली करना विश्वविद्यालय की मंशा पर सवाल खड़े करता है। अभिषेक सोनी, IBC 24, अंबिकापुर। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने आज राज्य सरकार की पौधा तुहर द्वार योजना के तहत पौधा वितरण के लिए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने राजधानी के शंकरनगर स्थित अपने निवास दफ्तर से इसका शुभारंभ कर लोगों को स्वच्छ पर्यावरण के लिए अधिक से अधिक वृक्षारोपण के लिए प्रोत्साहित किया। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि राज्य में वृक्षारोपण के लिए लोगों को अधिक से अधिक प्रेरित करने के लिए वन विभाग ने पौधा तुहर द्वार योजना लागू की। इसमें लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उनके घर तक निःशुल्क पौधा उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। मंत्री ने बताया कि विभाग ने इस वर्ष 2,27,00,000 पौधों के वितरण का लक्ष्य रखा है। वन विभाग के पास 4 करोड़ पौधे तैयार हैं। 99 लाख पौधे का रोपण वन विभाग करेगा और बाकी के पौधे हमको वितरण किया जाना है। अभी जो वाहन रवाना किए गए हैं ये घर पहुंच सेवा के लिए है। पूरी की पूरी योजना जो है वो वन विभाग के सहयोग से संचालित की जाएगी और आपके सभी की जानकारी में है कि जो धान की खेती छोड़कर पौधारोपण करेंगे 10,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से उनको दिया जाएगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।